शुरू करें। नमस्कार साथियों, जिस दिन का हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था तो वो घड़ी आ गई है और आप सब लोगों के सहयोग से, ब्लेसिंग से आज हम 28 म्यूनिसिपल कमेटियां और 18 म्यूनिसिपल काउंसिल के चुनाव जो है जनरल इलेक्शन अनाउंस करने जा रहे हैं। तो चुनाव का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। डेट ऑफ अनाउंसमेंट 23/5 यानी आज से 23 मई और 24/5/2022 को नोटिस विल बी पब्लिश्ड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर अंडर रूल 20 ऑफ द हरियाणा म्युनिसिपल इलेक्शन रूल्स 1978। नॉमिनेशन प्रेजेंट होंगे 30/5 से 4/6 तक, 11 बजे से 3 बजे तक का समय रहेगा, एक्सेप्ट ऑन 2 of June बीइंग हॉलीडे। नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होगी 6 तारीख को 11:30 से 3 बजे तक। लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर रहेगा 7/6 को 11 से 3 तक, और उसी दिन फिर 3 बजे जब फाइनल लिस्ट हो जाएगी, किसी ने अगर विड्रॉ कर लिया है तो उसके बाद जो बचे इलेक्शन सिंबल्स अलॉट किए जाएंगे। सात 6 को ही फिर जो इलेक्शन जो कंटेस्ट कर रहे होंगे जो उम्मीदवार, उनकी लिस्ट पोस्ट की जाएगी रूल 19(2) ऑफ 7। और लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशंस भी 7/6 को ही पब्लिश की जाएगी। पोल जो होंगे वो 19 जून को होंगे 7 बजे से 6 बजे शाम तक। 1 घंटे का अतिरिक्त समय हमने रखा है। अमूमन 5 बजे शाम तक होता है, लेकिन गर्मी की स्थिति को देखते हुए कई बार दोपहर में मतदान थोड़ा धीमा हो जाता है, तो कोई अपने मताधिकार से वंचित ना रह जाए, इसलिए 1 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा दिया है। और बाकी तो आपको पता ही है, 6 बजे तक जो भी लाइन में होंगे लास्ट मैन से लेके वो पर्ची दे दी जाती है, तो वो सब लोगों को वोट करने दिया जाएगा। 22 तारीख को काउंटिंग होगी। रीपोल अगर कोई आवश्यक हुआ वो 21 को होगा। 1 दिन का गैप दिया जाता है। अगर कहीं से कोई शिकायत इस तरह की मिलती गड़बड़ी की या जहाँ पे पुनर्मतदान आवश्यक हुआ तो वो 21 को कराया जाएगा। और 22/6 को 8 बजे से मतों की गिनती होगी और मतों की गिनती समाप्त होते ही चुनाव के नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। या गंदा ही आएगा सर। जो नॉमिनेशन की जो फॉर्म और फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट वगैरह है वो कमीशन की वेबसाइट www.sccharyana.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। और कमेटी और काउंसिल जो चुनाव में जा रही हैं 28 म्युनिसिपल कमेटियां और 18 म्युनिसिपल काउंसिल, वो अभी प्रेस नोट आपको सर्कुलेट करेंगे, उसकी करवा दो प्रेस नोट। एनेक्चर बी पे लिस्ट है उन सभी की सूचियों की। इसके अलावा जो सरकार से हमें जो रिकमेंडेशन आई थी 50 की, उसमें से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद और 3 नई कमेटियां हैं, बारडा, बादली और सीवन। उनका चूंकि अभी वार्डबंदी तो हो गई है, उनका मतदान जो उनके वोटर लिस्ट का जो इलेक्टोरल रिवीजन का कार्य अभी शुरू हो रहा है, वो सेकंड फेज में लिया जाएगा। जहां तक आदर्श आचार संहिता की बात है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की,
This has come into being right from now with the announcement of elections. और आज सुबह मैंने मुख्य सचिव और सभी अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक ली है 11 बजे, और उसमें सभी से ताकीद भी कर दी गई है, सभी को हिदायत भी कर दी गई है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कोई अवहेलना ना हो, नहीं तो फिर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के हिसाब से जो भी कार्रवाई बनती होगी वो आयोग उसके बारे में कार्रवाई करेगा। हाँ जी, इन 46 का जी, हाँ जी 46 हाँ जी, नहीं इनका तो सब हो गया, इनका सब तैयार है, ये तो चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है जी। आप देखो यहाँ पे तो मैं हाँ ये C1 जी, हाँ प्रश्न बाद में ले लेंगे। जैसा कि आपको विदित है, जो शैक्षणिक योग्यताएं जो म्युनिसिपल इलेक्शंस के लिए जो अनरिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके लिए प्रेसिडेंट के लिए 10वीं पास अनिवार्य है। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड या उसके समकक्ष जो मान्यता प्राप्त बोर्ड हो उनसे, जो विमेन कैंडिडेट्स होंगे तो 1/3 रिजर्वेशन है विमेन की, 1/3 10वीं नहीं क्वालिफिकेशन विमेन के लिए 8वीं कक्षा पास है, और एससी कैंडिडेट्स के लिए भी 8वीं कक्षा पास है। एससी प्रेसिडेंट के लिए, एससी विमेन के लिए भी 8वीं कक्षा पास है। मेंबर अनरिजर्व के लिए 10वीं कक्षा पास है, और एससी और विमेन के लिए 8वीं पास है। एससी विमेन के लिए मेंबर के लिए 5वीं कक्षा पास है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जमानत राशि जिसको हम बोलते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल के लिए 3000 रखी गई है प्रेसिडेंट के लिए, और म्युनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट के लिए 2000 रखी गई है। म्युनिसिपल काउंसिल के मेंबर के लिए 2000 रखी गई है, और म्युनिसिपल कमेटी के मेंबर के लिए 1000 रुपये रखी गई है। अगर कोई अनुसूचित जाति से या महिला उम्मीदवार है प्रेसिडेंट के लिए म्युनिसिपल काउंसिल के लिए, तो उनके लिए 1500 रुपये रखी गई है। म्युनिसिपल कमेटी के लिए महिला उम्मीदवार या अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवार होने पे 1000 रुपये जमानत राशि रखी गई है। सदस्य के लिए म्युनिसिपल काउंसिल के लिए महिला उम्मीदवार अथवा अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवार के लिए 1000 रुपये है, और इसी प्रकार अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवार या महिला उम्मीदवार म्युनिसिपल कमेटी के मेंबर के लिए 500 रुपये रखी गई है। खर्चे की सीमा जो एक्सपेंडिचर लिमिट जो नॉमिनेशन फाइल होने से और रिजल्ट डिक्लेरेशन तक जो कैंडिडेट कर सकते हैं, और उसका ब्यौरा उनको देना होगा। एक्सपेंडिचर रजिस्टर सबको इशू किया जाएगा जो भी कंटेस्ट में रहेंगे। वो प्रेसिडेंट के लिए कमेटी के लिए पहले 10,000 रुपये थी, अब 10 लाख रुपए थी, अब 10.5 लाख की गई है। म्युनिसिपल काउंसिल के लिए 15 लाख थी, वो बढ़ाकर प्रेसिडेंट के लिए 16 लाख की गई है। इसी प्रकार जो सदस्य हैं, म्युनिसिपल कमेटी के लिए 2.25 लाख रुपए थी, जिसको बढ़ाकर 2.5 लाख किया गया है। काउंसिल के लिए 3,30,000 थी, सदस्य के लिए उसको बढ़ाकर 3.5 लाख किया गया है। सभी कैंडिडेट्स को अपने खर्च का ब्यौरा एक एक्सपेंडिचर रजिस्टर में रखना होता है, और इलेक्शन की जब डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के 30 दिन के अंदर कंसर्न डिप्टी कमिश्नर के पास उन्होंने जमा करानी होती है वो एक्सपेंडिचर रजिस्टर डिटेल्स। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो चाहे वो जीता है हारा है, जिसने भी कंटेस्ट किया है, अगर इलेक्शन एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट उसको सबको देनी है, नहीं है तो उसको 5 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है आगे चुनाव लड़ने के लिए। अभी बात आती है एफिडेविट्स की। आप सब जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसका बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया है कि लोगों का, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनके क्रिमिनल केसेस का ब्यौरा आम जनता के वोटर के पास होना चाहिए। तो अगर इसके लिए
एफिडेविट वो सबमिट करेंगे, जिसमें उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स कोई अगर है, किसी के खिलाफ कोई केस रजिस्टर हुआ है, क्या स्टेज है, वो बताएंगे उसमें। और इनको ऐसी डिक्लेरेशन को पब्लिसिटी देने के लिए 2 न्यूज़पेपर में, एक हिंदी और एक अंग्रेजी में, उस म्यूनसिपल एरिया में जो सर्कुलेशन हो उसमें भी पब्लिश किया जाएगा। फॉर्मेट C1 में जो है 3 डिफरेंट डेट्स में इसको पब्लिश किया जाएगा। फॉलोइंग द लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट एंड अप टू 2 डेज बिफोर द डेट ऑफ पोल। इन दौरान में 3 बार पब्लिश किया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल यानी कि जब कैंडिडेचर फाइनल हुई और पोल की दिन से यानी 19 से पहले, मतलब 17 तक 3 बार इसको पब्लिश किया जाएगा। हाँ जी। जो उम्मीदवार हैं उनको अपने क्रिमिनल केसेस की डिटेल लोकल टीवी चैनल पे या केबल नेटवर्क पे भी देनी होगी 3 डिफरेंट डेट्स को। रिटर्निंग ऑफिसर जो है इसके बारे में उनको फॉर्मेट C2 में नोटिस इशू करेंगे, रिटर्न रिमाइंडर इशू करेंगे अगर किसी का नहीं आ रहा है तो, ताकि वो उसको पब्लिश करें। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट है, चाहे वो रिकॉग्नाइज्ड है चाहे रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड है, उनको भी पॉलिटिकल पार्टी को भी उनके क्रिमिनल केसेस के बारे में सूचना दी जाएगी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा। हाँ, पार्टी को भी दी जाएगी, रिटर्निंग ऑफिसर देंगे। रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं और रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको भी अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके क्रिमिनल केसेस चाहे पेंडिंग है चाहे पास्ट कन्विक्शन है, उनकी डिक्लेरेशन फॉर्मेट C में पब्लिश करनी पड़ेगी, चाहे अपनी वेबसाइट पे दें पार्टी की या लोकल टीवी चैनल या केबल नेटवर्क पे दें। और 2 अखबारों में, एक हिंदी और एक अंग्रेजी, जो उस म्यूनसिपल कमेटी या म्यूनसिपल काउंसिल के एरिया में लिखता हो, छपता हो। हाँ, पार्टी देंगे। इस बारे में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डिप्टी कमिश्नर को एक वो भी देंगे, डिटेल सूचना भी देंगे कि हमने जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर ली गई इस मामले में। जो प्रेसिडेंट है म्यूनसिपल कमेटी का हो या म्यूनसिपल काउंसिल का हो, उसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होगा, यानी कि पूरी जो कमेटी या काउंसिल के सारे वार्ड्स मिलके प्रेसिडेंट का चुनाव करेंगे। इस सारी प्रक्रिया में लगभग जो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10,000 लोग इस चुनाव से संबंध रहेंगे किसी न किसी रूप में, एम्प्लॉइज हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। हाँ, ताकि पुलिस वगैरह सब मिला के, ताकि इसको, अच्छा पुलिस अलग से, पुलिस पर्सनल अलग रहेंगे, ताकि इस चुनाव को हम फ्री एंड फेयर मैनर में, ट्रांसपेरेंट तरीके से, पीसफुल तरीके से कंडक्ट करवा सकें। जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ्स के लिए होम सेक्रेटरी को और डीजीपी को ताकीद कर दी गई है कि वो इनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स चुनाव करेंगे, सिलेक्शन करेंगे कौन से सेंसिटिव है कौन से हाइपर सेंसिटिव है, और उन पे विशेष रूप से पुलिस बल की तैनाती रहेगी, बाकी जगहों पर तो रहेगी। चुनाव में जो एक और महत्वपूर्ण जो जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहूंगा, इसमें हम M2 टाइप 4000 ईवीएम्स हमने डिप्लॉय करी हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। 21 जिले हैं जो इसमें कवर हो रहे हैं केवल फरीदाबाद को छोड़कर। तो सभी में जहां जितनी म्यूनसिपल कमेटी या काउंसिल है उसके हिसाब से, रिक्वायरमेंट के बूथों के हिसाब से 4000 ईवीएम्स हमने M2 टाइप भेज दी हैं। उनका फर्स्ट लेवल चेकिंग बोलते हैं, जिसको मशीनरी ठीक से काम कर रही है कि नहीं, कोई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सारा वो हो गई है। सेपरेट ईवीएम सेल्फी यूज फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर के लिए अलग होगी ईवीएम और प्रेसिडेंट के लिए अलग होगी। जो बैलेट पेपर मशीन में लगेगा उसमें प्रेसिडेंट के लिए पिंक कलर का होगा और मेंबर के लिए व्हाइट कलर का होगा, और जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनके फोटोग्राफ्स जो है
जो बाकी पर्टिकुलर के साथ बैलेटिंग यूनिट में लगाए जाएंगे ईवीएम के, और जो फोटोग्राफ पैनल में रहेगा और राइट साइड नाम के आगे राइट साइड में उसको रखा जाएगा, जिसमें नाम, सिंबल और फिर उसका बैलेट पेपर हाँ रहेगा उसमें सारी चीजें। नोटा पिछली बार की तरह भी इस बार भी नन ऑफ द अबव, ताकि कोई कैंडिडेट वहां पे मतदान के लिए आता है और उसको लगता है कि इनमें से कोई भी कैंडिडेट उसके मुताबिक सही नहीं है, तो वो निराश ना जाए, घर पे अपने मत का सही प्रयोग कर सके। और नन ऑफ द अबव का भी उसमें एक बटन रहेगा सभी कैंडिडेट्स जो कंटेस्ट करें उनके बाद लास्ट में। नोटा इज टू बी ट्रीटेड एज ए फिक्शनल इलेक्टोरल कैंडिडेट while declaring the election results। और अगर contesting candidates individually सभी नोटा से अगर कम उनकी वोट्स आती हैं तो नोटा को डिक्लेयर किया जाएगा और वहां पे फिर फ्रेश इलेक्शन होगा। लेकिन अगर सेकेंड टाइम भी यही स्थिति रहती है तो फिर जो हाईएस्ट वोट जो लेगा उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फ्रेश इलेक्शन अगर कहीं खुदा न खास्ता आवश्यकता पड़ी तो वो फिर नॉमिनेशन स्टेज से दोबारा से सारी कार्रवाई होगी। जी, जो पहले जो नोटा से अगर कम वोट लेके जो कैंडिडेट पिछली बार के इलेक्शन में है तो उनको दोबारा से नॉमिनेशन नहीं भरने दी जाएगी, क्योंकि उनको तो लोग फिर अगर नकार ही चुके। हाँ जी, जहाँ हाँ जी इलेक्टोरल रोल वोटर लिस्ट की जहाँ तक बात है, विधानसभा का जो मतदाता सूची होती है 1 जनवरी को हर साल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको विधानसभा की मतदाता सूची में नाम है और यहाँ नहीं है तो वो संबंधित फॉर्म भर के और उसमें जुड़वा सकता है। चूंकि विधानसभा की मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण का काम सारा साल भर चलता है, तो नॉमिनेशन के लास्ट डे तक अगर किसी का नाम उधर है और या किसी कैंडिडेट या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ की शिकायत है या उनकी तरफ से कोई शिकायत है, उन सबको देखने के लिए इलेक्शन ऑब्जर्वर जनरल, एक्सपेंडिचर और पुलिस अपॉइंट होंगे। तो पब्लिक उनको उनके नंबर पब्लिक किए जाएंगे और जिस संबंधित कोई भी शिकायत होगी तो वो पब्लिक उनसे कर सकते हैं। जहाँ तक वोटर अवेयरनेस का प्रोग्राम है, इसके बारे में आप सब लोगों के माध्यम से मेरी अपील भी रहेगी कि सभी मतदाताओं से अपील है कि वो बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म और इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सही कैंडिडेट का चुनाव करें, ताकि वो अपना सही उम्मीदवार चुने जो उनके विकास कार्यों का में आगे उनका मतलब साथ दे सकें और आगे बढ़ा सकें। कोविड-19 पैंडेमिक प्रोटोकॉल की जहाँ तक बात है, फिलहाल ईश्वर की कृपा से ऐसी कोई भयावह स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी एसीएस हेल्थ को और डीजी हेल्थ जो दोनों मीटिंग में सुबह थे उनसे रिक्वेस्ट कर दी गई है कि इसमें संबंध में नेसेसरी जो एडवाइजरी है वो भी जारी करें और जहाँ जैसे संभव होगा चुनाव के दिनों में जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से आवश्यक कदम भी उठाएं। पोल परसेंटेज ऑफ लास्ट जनरल इलेक्शन कई बार आप लोगों के इंटरेस्ट की हो सकती है कि पिछली बार क्या पोल परसेंटेज थी, वो एनेक्चर सी में दी गई है। और इस सबके साथ ही मेरी आप सबको से फिर एक बार प्रार्थना है आपसे सहयोग की। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई ऐसी नकारात्मक चीज़ आपके ध्यान में आती है तो कृपया आयोग के संज्ञान में लाएं। वैसे तो मीडिया का जो भी न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमें मिलती रहती है और इसमें लोगों को सही मार्गदर्शन भी करें, क्योंकि आप इंटेलिजेंसिया से हैं, आप बुद्धिजीवी वर्ग से हैं और आप न्यूट्रल हैं सब, तो मेरी आपसे अपील रहेगी। एनेक्चर ए की अगर बात करें तो इसमें हमारी जो म्युनिसिपल कमेटियां हैं 28, अम्बाला में नारायणगढ़ है और भिवानी में कमेटी कोई नहीं है, म्युनिसिपल काउंसिल है भिवानी,
चरखी दादरी में म्यूनसिपल कमेटी नहीं है, म्यूनसिपल काउंसिल है चरखी दादरी। फतेहाबाद में रतिया और गुना म्यूनसिपल कमेटियां हैं। फतेहाबाद और टोहाना म्यूनसिपल काउंसिल हैं। गुड़गांव में सोमना जो है वो एक म्यूनसिपल काउंसिल है। हिसार में बरवाला म्यूनसिपल कमेटी है, हांसी म्यूनसिपल काउंसिल है जहाँ चुनाव होने जा रहा है। जींद में सफीदों और उचाना म्यूनसिपल कमेटियां हैं। करमाना और जींद म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं। झज्जर और बहादुरगढ़ दोनों म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं। कुरुक्षेत्र में इस्माइलाबाद, शाहबाद, पेवा और लाडवा म्यूनसिपल कमेटियां हैं। करनाल में घरोंडा, तरावड़ी, निसिंग और असंत म्यूनसिपल कमेटियां हैं जिनमें चुनाव होने जा रहे हैं। कैथल में चीका और राजौंद म्यूनसिपल कमेटियां हैं और कैथल जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पर म्यूनसिपल काउंसिल है जहाँ चुनाव होंगे। महेंद्रगढ़ जिले में महेंद्रगढ़ और नांगल चौधरी म्यूनसिपल कमेटियां हैं और नारनौल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ पर म्यूनसिपल काउंसिल है जो चुनाव में जा रही है। नूह में फिरोजपुर, जिरका और पुनाना म्यूनसिपल कमेटियां हैं और नूह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के म्यूनसिपल काउंसिल है। पंचकुला में केवल कालका म्यूनसिपल काउंसिल है, वहाँ पे चुनाव होंगे। पानीपत में समालखा म्यूनसिपल कमेटी है, वहाँ चुनाव होने जा रहे हैं। पलवल और होडल दोनों म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं जहाँ पर चुनाव होंगे। जिला रोहतक में महम में चुनाव होने जा रहे हैं म्यूनसिपल कमेटी में। जिला रेवाड़ी में बाबल म्यूनसिपल कमेटी। सोनीपत में गन्नौर और कुंडली दो म्यूनसिपल कमेटियां हैं और कोहाना म्यूनसिपल काउंसिल है। सिरसा जिले में एलनाबाद और रानिया म्यूनसिपल कमेटियां हैं और मंडी डबवाली म्यूनसिपल काउंसिल है। यमुनानगर में सढौरा है जहां पर म्यूनसिपल कमेटी जहां पर चुनाव होंगे। अनुसूची बी की हम बात करें तो ये डिटेल्स ऑफ वार्ड्स, पोलिंग स्टेशन, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड वोट्स ये दिए हुए हैं। तो ये बहुत लंबी चौड़ी नंबर्स है, स्टैटिस्टिक्स है, तो सबको कॉपी में सर्कुलेट करने के लिए है। तो आप कहीं उसमें से देख लें, उसमें कोई अगर कोई शंका हो या किसी बारे में पूछना हो तो बात कर लेंगे। इसी तरह से जो एनेक्स सी है लास्ट ईयर का जो पोलिंग परसेंटेज वो भी उसमें डिटेल सब दी हुई है, तो वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से जो सूचना मैंने आपसे साझी की है। अब किसी भी साथी को इससे संबंधित जो भी प्रश्न है या कोई क्लैरिफिकेशन है तो आप साझा कर सकते हैं। पिछली बार के तो हैं, लेकिन उनका रिव्यू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है डिप्टी कमिश्नर वो करेंगे और उसकी सूची हमें भी भेजेंगे और पुलिस को भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें म्यूनसिपल और इलेक्शंस में पोस्टल बैलेट का प्रावधान नहीं करेंगे। ये जो इलेक्शन ड्यूटी होंगे उनको दिया जाएगा सर्टिफिकेट। वोटर लिस्ट की वजह से बताया कि नोटा में अगर एक बार नोटा पे जाना जी सेकंड टाइम भी होगा जी और नोटा फिर अगर ऊपर रहता है तो जो जिससे सबसे ज्यादा वोटर मिल जाएगा तो उससे नोटा का सर जो पर्पस है वो खत्म नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए एक चेक तो हो ही गया ना, और उन लोगों को तो फिर दोबारा चुनाव का मौका नहीं मिल रहा है। हाँ हाँ, अदरवाइज तो फिर मतलब नेवर एंडिंग। देखो कुछ सुधार ला रहे हैं, उसकी भी कोई सीमाएं तो रखनी पड़ती है। वोटर लिस्ट की वजह से चुनाव पेंडिंग काम किया गया है जी। वोटर लिस्ट की वजह से चुनाव पेंडिंग भी किया गया है, काम कर दिया नहीं, चूंकि मेरे पास जो चिट्ठी आई है 50 की, 46 के बारे में तो पहले 47 की थी, तो जो बास म्यूनसिपल कमेटी और सिसाई थी म्यूनसिपल कमेटी वो पंचायत समितियों में जो चेंज कर बारडा है और बादली है। इसके हाँ, इसके अलावा थानेश्वर और सिरसा भी हैं जिनकी अभी हमारे पास सरकार से सूचना नहीं आई है। यहाँ नहीं होगा सर? नहीं, वहाँ अभी नहीं होगा, इन्हीं 40 का होगा जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। आवश्यक कार्रवाई करके तो चुनाव इसी को होने थे, अब वो नहीं, उस पे नहीं होंगे, उस पे जी।
जी एक सेकंड जी जी जब वो चुनाव हो जाता है जी। क्लीनिंग हो जाता है जी इनके बाद अगर उसका कोई क्रिमिनल कार्ड बनता तो फिर उसका क्या वो मुकदमा तो दर्ज होगा ही, और बाकी जो उसके बाद एडिशनल जो चीजें होंगी वो तो कानून तो अपना कार्यक्रम करता है। उसकी इलेक्शन रद्द नहीं होगी। नहीं, वो तो इलेक्शन रद्द के लिए अलग से है कि कोई सजा कितने उसको मेरे ख्याल से कुछ सजा का प्रावधान है अलग अलग सजाओं के लिए, पर सिर्फ क्रिमिनल केस रजिस्टर होने से उसका चुनाव रद्द नहीं हो सकता। अगली बार जब फिर चुनाव लड़ेगा उसमें उसकी भी डिटेल आ जाएगी उनके साथ। उनतीस आने दो, 29 आने दो, आने दो 29। देखिए जो वायलेशन है उसके लिए जो कमीशन ये जानना चाहूँ रैली को बात छोड़ जी चुनाव आचार संहिता में आता क्या चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वैसे तो अलग से गाइडलाइंस हैं डिटेल बॉक्स में। मुख्य ये है कि कोई भी इन कमेटियों काउंसिल से रिलेटेड कोई नई घोषणा नहीं हो सकती, कोई नया प्रोजेक्ट, नई स्कीम, नया फाउंडेशन लेइंग स्टोन, नया उद्घाटन वो नहीं होना चाहिए इसमें, और कोई ऐसी चीज नहीं हो जिसमें यहाँ के वोटरों को लुभाने का, मिसलीड करने का या कोई प्रभावित करने का कार्य हो। बाकी तो देखिए अब हरियाणा पूरा काफी पूरा स्टेट है, अब बाकी जगह अगर कोई अपना सरकार अपने जो रूटीन के काम है कर रही है तो करे, बट इन कमेटियों में नहीं होगा, इन काउंसिल्स में नहीं होगा। ग्राम पंचायत में जी इलेक्शन में 21 डिस्ट्रिक्ट कवर हो गए छोड़ के फरीदाबाद को नहीं, जिले तो 21 हैं लेकिन कमेटियां तो वही 28 कमेटियां हैं और 18 म्युनिसिपल काउंसिल हैं। शहर के दायरे में आ गए ना सर सारा के सारे हाँ जी सारे सिटी है ना ये सारे सिटी हैं। हाँ जी 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 डिस्ट्रिक्ट आपके जी। तो इसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट तो पूरा स्टेट में इंप्लीमेंट हो गया लगभग। नहीं 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 नहीं। अगर मान लीजिए आपका बावल में इलेक्शन है तो रेवाड़ी और धारवेड़ा वाला को क्यों परेशान किया जाए? मतलब सरकार का काम जाम चक्का जाम भी तो हमारा तो काम नहीं है ना इलेक्शन कमीशन का। हाँ जुरिडिक्शन जो इलेक्शन है जी 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 अभी हमारे पास सूचना नहीं है जी आम आदमी पार्टी जी जी आम आदमी पार्टी का जो सिंबल है वो झाड़ू जी ये झाड़ू भी सिंबल है या ये पार्टी को लॉन्च है इसका क्या? वो चूंकि इलेक्शन अनाउंसमेंट के वो विद इन 3 डेज करना होता है इस तरह, क्योंकि ये जो आम आदमी पार्टी है वो पंजाब में तो रिकग्नाइज्ड पार्टी है, परसेंटेज ऑफ स्टेट पार्टी है रिकग्नाइज्ड, हरियाणा में नहीं है, तो उनको 3 दिन के अंदर ये जो इलेक्शन सिंबल की जो उनकी रिक्वेस्ट आई हुई है तो इसको हम फ्री सिंबल में नहीं रखेंगे, उनको अलॉट कर दिया जाएगा। सर जो आपने जो मशीन की बात की जी कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या ये असेंबली वाली मशीन है या क्या? नहीं नहीं, असेंबली आपको पता है जब पहली बार ईवीएम्स इंट्रोड्यूस हुई थी देश में तो एमपी और एमएलए के इलेक्शंस के लिए वो M1 टाइप थी। 3 ही संस्थाएं भारत सरकार की जो उपक्रम है जो बनाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पहले ECTD आता था आपको याद होगा ब्लैक एंड व्हाइट, और एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, पंचकुला में 114 सेक्टर में फैक्ट्री है उनकी, बेंगलोर में है, और एक इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री थी जो एक्सचेंज और टेलीफोन वगैरह बनाते थे। तो तीनों भारत सरकार के केंद्रीय सरकार के उपक्रम है ताकि कोई किसी तरह का उन पर प्रभाव ना हो सके, कोई मिसयूज ना कर सके, कोई गलत बना के कोई लोग अपने घरों में ना रख ले इस तरह की। तो वो फिर डिस्कार्ड हो गए थे। फिर M2 टाइप की मशीन आई, उससे हायर ग्रेड जो अब उनका वर्जन, वो फिर अब जब वीवीपैट शुरू हुआ तो फिर M3 टाइप हो गई है विधानसभा और लोकसभा के लिए, और जो M2 टाइप है वो जो स्थानीय निकाय चुनाव में M2 टाइप की मशीनों में मशीन प्रयोग होती है। इसमें मोरलेस फीचर्स वही हैं, सिर्फ वीवीपैट की व्यवस्था इसमें नहीं है। पहली बार यूज कर रहे हैं नहीं, M2 टाइप पिछली बार भी प्रयोग की गई थी। टोटल आवश्यकता कितनी मशीनों की? 4000 हमने दी है और उसमें पूरा हो जाएगा। अगर फिर भी कहीं आवश्यकता रही तो हमारे पास है और भी अवेलेबल है, हेडक्वार्टर्स पे भी है और सभी जिलों में भी है, क्योंकि हमने पंचायत चुनाव की भी तैयारियां कर रखी थी, तो ईवीएम की वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सभी जो सेक्टर मजिस्ट्रेट या सेक्टर ऑफिसर सुपरवाइजर हम बोलते हैं
उनके यहाँ पे एडिशनल भी व्यवस्था रहेगी, ताकि कहीं खराब हो जाती है तो तुरंत उसको रिप्लेस कर दिया जाए। ये रिजर्वेशन का क्या रिजर्वेशन जो 10 मई 2022 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन था, सुरेश मेहता है क्या नाम है, सुरेश महाजन वर्सेस मध्य प्रदेश एंड अनदर में, उनमें उन्होंने कहा है कि जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है वो SC ST के लिए है और महिलाओं के लिए रिप्रेजेंटेशन की बात है। जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन है उसके लिए एक उन्होंने ट्रिपल टेस्ट कहा है। तो जब तक वो ट्रिपल टेस्ट ना पास कर लें मतलब स्टेट गवर्नमेंट, तब तक बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन नहीं कर सकते। उसमें ट्रिपल टेस्ट में है कि स्टेट गवर्नमेंट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन नियुक्त करे, वो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन सर्वे कराए बैकवर्ड क्लासेस का, और जहां भी म्युनिसिपल कमेटी है, म्युनिसिपल काउंसिल है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जब से वो बनी है तब से वहां देखिए कि वहां पे कितनी बैकवर्ड क्लासेस की पॉपुलेशन थी और कितने लोग मतलब अनरिजर्व उसमें चुनाव चुन के आए और कितनी इनएडिक्वेसी रही, कितनी कमी रही। उसके हिसाब से फिर वो सर्वे की रिपोर्ट सरकार को दे, फिर वो रिजर्वेशन की परसेंटेज जो एक्चुअल रही, क्योंकि जब अगर रिजर्वेशन नहीं है तो जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में चुन के आए हैं, तो बहुत सारे लोग बैकवर्ड क्लासेस के भी जो है अनरिजर्व कैटेगरी में चुन के आते थे। उसके बावजूद अगर कोई कमी है तो फिर वो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेजे बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, और फिर उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए और वो 50% ओवरऑल रिजर्वेशन से एक्सीड ना करे। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना था। तो हरियाणा सरकार में चूंकि ये अभी ट्रिपल टेस्ट की व्यवस्था पास नहीं हुआ है, इसलिए जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व थी बैकवर्ड क्लासेस या बैकवर्ड क्लासेस वुमेन के लिए, वो अनरिजर्व कैटेगरी में चली गई। इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में राज्य चुनाव आयोगों को पूरे देश के राज्य चुनाव आयोग ने जी कि 5 साल की जो सीमा है, और 5 साल पूरा होने से पहले चुनाव सुनिश्चित कर लिए जाए। जबकि हरियाणा में पिछले चुनाव में रिलीज हुए, इस बार चुनाव में रिलीज हुए, और जो आगे होने वाले चुनाव है हमारे पंचायत में भी होने वाले आ गया है जी, हम ये हर बार में कोई ना कोई केस ऐसा फंस जाता है कि 5 साल में नहीं हो पाती जी। इसमें चुनाव आयोग क्या कर रहा है? देखिए, जहां तक तो ये जजमेंट आपको पता 10 मई को आई है, और आते ही हमने अभी स्वंग इनटू एक्शन इमीडिएटली। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई ये नहीं है कि विधानसभा और लोकसभा के तो चुनाव हो पूरे 5 साल बाद, इनकी भी कॉन्स्टिट्यूशनली टर्म 5 साल है। तो इस ग्राउंड पे नहीं कि जी बाड़बंदी नहीं हुई, इस पे नहीं कि जी हमने कमेटी तोड़ दी या हमने कमेटी बना दी या पंचायत समिति तोड़ दी हमने कमेटी बना दी। जो करना है राज्य सरकारें वो 5 साल पूरे होने से 6 महीने पहले कर लें, इस बिना पे आगे चुनाव ना रोके जाएं। तो अब जैसे इसी तरह से अब हमने इनकी कार्रवाई शुरू कर दी है। बाकी 4 का जिनका नाम आया उनकी भी इलेक्टोरल रोल रिवीजन का प्रोग्राम हमने शुरू कर दिया है। तो कोशिश यही रहेगी कि भी जब तक कोई हेल्थ ग्राउंड का या कोई पैंडेमिक, कोई महामारी या इस तरह की स्टेज ना हो, तो माननीय उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि बल्कि टर्म पूरी होने से पहले कर लिए जाएं चुनाव, ताकि जैसी टर्म पूरी हो वो लोग नई टीम जो हमारे आगे बच रही है, हाँ। 5 साल पूरा होना है, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए हम सुनिश्चित कर पाएंगे। हमारी ओर से बिल्कुल जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने की पूरे वो रहेगी। लेकिन फिर भी क्योंकि डिलिमिटेशन वगैरह का काम अभी भी राज्य सरकार का ही है, और जो एक्ट के हिसाब से जो मैंडेटरी कंसल्टेशन भी है, तो उसमें कई बार हम थोड़ा अपने आप को उस स्थिति में नहीं पाते कि भी हम फोन कर सके, लेकिन परसुएशन रहेगी इलेक्शन कमीशन। एक पंचायत चुनाव में मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि हमने तो राज्य चुनाव को कह दिया वो कराएं जब उनको जारी करना है जी, तो ये कब संभावित है? हाँ, नहीं, जो आवश्यक जो मैंडेटरी कंसल्टेशन की लेटर आ गई है, और चूंकि इनका तो आपको पता है, आप लोगों से समय पे हम लोग रूबरू होते रहे। 28 मार्च को इनका हो गया था, लेकिन वो हाई कोर्ट में मसला चला गया था, इस वजह से ये डिले हुआ, नहीं तो ये भी चुनाव पहले हो जाते हैं। और पंचायती चुनाव की जब चिट्ठी आई थी उसके बाद हमने इलेक्टोरल रोल रिवीजन का कार्य शुरू कर दिया। नॉर्मली जिसमें 45 दिन लगते हैं, लेकिन बीच में ये नगर पालिकाओं के चुनाव भी हैं, तो उसके लिए हमने 2 महीने का समय दिया है। 22 जुलाई को
वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। होपफुली कहीं कोई स्लिपेजेस वगैरह ना हो, कहीं कोई अगर दिक्कत हुई हफ्ता 10 दिन और लग सकते हैं। उसके बाद उस समय बारिश की स्थिति को, मानसून की स्थिति को भी ध्यान में थोड़ा सा रखना पड़ेगा। तो फिर हम 22 जुलाई के बाद कॉल लेंगे इस बार। और तीसरा एक वोट बनाने का एक इशू आया था, आपने कहा डेट ऑफ नॉमिनेशन लास्ट, क्योंकि अगर किसी को नॉमिनेशन ही करना है तो डेट ऑफ नॉमिनेशन लास्ट कैसे हो जाएगा? नहीं, लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक नहीं। अगर वो आदमी जो चुनाव लड़ना चाहता है उसका किसी भी वार्ड में अगर है तो वो, ऐसा नहीं है कि वार्ड नंबर 9 में है तो 3 से नहीं लड़ सकता, वो लड़ सकता है। अब ये तो उसको भी थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए कि भी मैंने विधानसभा में नाम ही नहीं दर्ज कराया और मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, तो इतना तो एक्सपेक्टेड है। जब औरों के हकों की क्या वो रक्षा करेगा जब अपने ही हक की रक्षा नहीं कर पा रहा है तो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक वो वोट बनवा सकता है। तो उसका वोट फोड़ हो जाएगा। हाँ जी, मतलब सकती है कि पहले वो विधानसभा में सूची में। विधानसभा से इधर वो हाँ हाँ जी, फिर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। जी फिर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी इधर। इसमें अपने राज्य चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट के अभी देखिए 22 जुलाई के बाद ही उस समय स्थिति देखते हुए वो मिनिस्टर सी में है, सॉरी बी में है। इन ये टोटल काम 18,30,208 कुल मतदाता इन कमेटियों में जो काउंसिल में होंगे, जिनमें से 9,65,547 तो पुरुष वोटर हैं, 8,64,612 महिला मतदाता हैं और 49 ट्रांसजेंडर्स। ये संख्या कुछ घट बढ़ भी सकती है, जैसे किसी का क्लेम्स ऑब्जेक्शन अगर आएंगे तो उसके हिसाब से हाँ आगे पीछे भी हो सकती है। तो वोटर्स को रुझाने के लिए जैसे महिला वोटर है, बुजुर्ग जी, वोटर है, जी। कोई स्पेशल बूथ वगैरह की भी कोई तैयारी है जिस प्रकार से? नहीं, रुझाने का तो काम नहीं है, अवेयरनेस करने का काम है। तो रुझाने का काम तो हम करने नहीं देंगे, जो करना चाहेंगे। बाकी ये है कि अब हर एक व्यक्ति अपना मत का सही प्रयोग करे, उसके लिए अवेयरनेस आप लोगों के साथ जो आज भी हम बात कर रहे हैं ये भी उसी का हिस्सा ही है। जितना जागरूक होगा वो अपने मत का सही प्रयोग करे। हाँ, वो सब रहेगा वो हाँ। जो भी आवश्यक होगा ताकि हर एक मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सके, अधिक मताधिकार का प्रयोग कर सके। जो व्यवस्था होगी वो करवाई जाएगी। वैसे भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से भी हिदायतें हैं कि जो पीपल विद डिसेबिलिटी है, PWD एक्ट 1995 है, उनके लिए हाँ व्यवस्था रहे। बाकी रूटीन की चीजें, पीने के पानी की है व्यवस्था है, बिजली वहाँ पे सुनिश्चित करें, ये सारी चीजें रहेंगी। हाँ जी, वो बंदोबस्त तो देखो DGP ने करना है और जिला स्तर पे हाँ सब कुछ हो गया। आज मीटिंग में DGP साहब भी मौजूद थे, ACS साहब भी मौजूद थे, बाकी भी सारे ACS स्तर के अधिकारी मौजूद थे, जिनका भी है चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मौजूद थे मीटिंग में बंदोबस्त के लिए।